हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में जिसका नया नाम है लर्न जर्मन धीरे धीरे, जिसमें हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जर्मन ग्रामर के सारे रूल्स समझेंगे ताकि हम अपने बेसिक्स एकदम क्लियर कर सकें। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है नाउन्स एंड केसेस, यानी सब्स्टांसिव und फैले। फैले जो है केसेस का प्लूरल है। आइए सबसे पहले देखते हैं केस होता क्या है। Cases. Nouns can play different roles in a sentence or clause. For example, a noun can be the agent of what is happening. For example, man eats the apple. Or it can be in the position where the action of the verb happens to it. Man eats the apple. In Deutsch, these different roles are signaled by the case. इसका मतलब क्या हुआ? जर्मन ग्रामर में जब कोई सेंटेंस में नाउन अलग अलग रोल्स प्ले करता है, जैसे मैन मैन ईट्स द एप्पल, आदमी एप्पल को खा रहा है, तो यहाँ पे आदमी का एक अलग रोल है। ऐसे ही जब बोलते हैं मैन ईट्स द एप्पल, तो एप्पल को खाया जा रहा है, जो वर्ब एप्पल के ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पे इस नाउन का अलग रोल है। तो इसको अलग अलग, इन सब अलग अलग रोल्स को केस से जर्मन लैंग्वेज में सिग्नल किया जाता है। सो बेसिकली द केस ऑफ ईच नाउन indicates what role it is playing in the sentence and how it is interacting with other nouns in the sentence. रोल, उस सेंटेंस में नाउन का क्या रोल है और वो दूसरे नाउन्स के साथ में कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। अब इसको देखते हैं ये इंग्लिश में हम कैसे करते हैं। Let's compare it with English. A noun is a subject when it comes before the verb. If it is an object, it comes after the verb. The case is evident when we use pronouns such as he, she, or it. In English, the case is indicated by the word order. This means that English has a very rigid word order because if the word order changes, everything changes. इंग्लिश में जो नाउन, इंग्लिश में जो केसेस हैं, ये वर्ड ऑर्डर पे सिग्नल किए जाते हैं। तो अगर वर्ड्स का ऑर्डर चेंज हो गया तो सब कुछ, एक पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है सेंटेंस का। जैसे राजा लव्स रानी, इसको हम बोलेंगे, अगर प्रोनाउंस बोलने होंगे तो हम बोलेंगे ही लव्स हर इंग्लिश में, और रानी लव्स राजा तो शी लव्स हिम। इसमें आप देखिए जैसे ही वर्ड ऑर्डर चेंज हुआ तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही बदल गया। इसको जर्मन लैंग्वेज में केसेस से डिनोट करते हैं। तो जो 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 नाउन सब्जेक्ट है और जो नाउन ऑब्जेक्ट है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड ऑर्डर से डिनोट होता है, वही चीज जर्मन लैंग्वेज में केसेस से डिनोट की जाती है। द फोर केसेस इन जर्मन। जर्मन लैंग्वेज में ये कौन से फोर केसेस होते हैं या कौन से फोर रोल्स होते हैं जो नाउन्स प्ले कर सकते हैं। सबसे पहला केस, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव इज यूज्ड व्हेन द नाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हु इज डूइंग द एक्शन। नॉमिनेटिव वो केस होता है जब नाउन उस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है, जो कि एक कोई एक्शन कर रहा है। किसी भी एक नाउन में कोई एक्शन हो रहा, किसी भी एक सेंटेंस में जब कोई एक्शन होता हुआ दिखा रहे हैं, तो वो एक्शन कौन कर रहा है, जो मेन सब्जेक्ट है उस नाउन का, वो नॉमिनेटिव केस हो गया। फॉर एग्जाम्पल, देयर मैन लीस्ट, द मैन इज रीडिंग। यहाँ पे देयर मैन, जिसका मतलब द मैन या आदमी होता है, वो एक नॉमिनेटिव केस है, क्योंकि यहाँ पे ये जो पर्सन है द मैन, वो रीडिंग कर रहा है। तो चूंकि वो एक मेन ऑब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का, तो ये एक नॉमिनेटिव केस हो गया। तो मैस्कुलिन जो नाउन्स होते हैं, उनका नॉमिनेटिव केस देयर मान होता है। तो यहाँ पे हो गया देयर मान लीस्ट, द मैन इज रीडिंग। यहाँ पे मैंने इसे इटैलिक्स में डिनोट किया हुआ है। अगला केस है एक्यूजेटिव केस।
when the noun is the direct object or the receiver of the action in the sentence. जब एक नाउन के ऊपर कोई एक एक्शन किया जा रहा है, या वो एक ऐसा नाउन है वो जो कि उस एक्शन को डायरेक्टली रिसीव कर रहा है, या उस एक्शन का असर डायरेक्टली उस नाउन पे हो रहा है, तो उसको एक एक्यूजेटिव केस बोलते हैं. Who or what is affected by the action. For example, der Mann liest einen Roman. यहाँ पे einen Roman जो है, इसको मैंने इटैलिक्स से डिनोट किया हुआ है क्योंकि ये एक एक्यूजेटिव केस है. जैसे ये एक पूरा सेंटेंस हो गया, der Mann liest einen Roman. इसका मतलब हुआ the man is reading a novel. यहाँ पे der Mann यानी कि द मैन, ये एक नॉमिनेटिव केस था क्योंकि ये एक मेन सब्जेक्ट है, और पढ़ना यानी लीस्ट ये एक वर्ब है या एक्शन है, और ये एक्शन किसके ऊपर किया जा रहा है. einen रोमान यानी अ नॉवेल. नॉवेल को वो आदमी पढ़ रहा है, तो नॉवेल के ऊपर ये पढ़ने का एक्शन किया जा रहा है, तो ये इस एक्शन का एक डायरेक्ट रिसीवर हो गया, तो इसलिए ये एक एक्यूजेटिव केस हो गया. ये जो सारी केस एंडिंग्स हैं कि देयर, आइनेन, ये सब हम एक टेबल में देखेंगे. इसका एक पूरा टेबल बनाया हुआ मैंने कि कैसे सभी केसेस में अलग अलग एंडिंग्स आती हैं. देयर आएगा, या देम आएगा, देन आएगा, या आइन आएगा, आइनेन आएगा, या आइनेम आएगा. इसका मैंने हर एक केस का पूरा टेबल बनाया हुआ है जो कि आगे वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगा. तो ये हो गया हमारा एक्यूजेटिव केस, यानी वो नाउन जिसके ऊपर कोई एक्शन किया जा रहा है. सो इट इज द नाउन विच इज अफेक्टेड बाय सम एक्शन. तीसरा केस, डाटिव केस. In addition to the direct object, many verbs can take a second object, the indirect object. To whom or what is the action done? यहाँ पे हमने देखा कि ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, einen रोमान. उसके अलावा एक किसी सेंटेंस में एक सेकंड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो उसे हम डाटिव केस से डिनोट करते हैं. So dative case is nothing but indirect object. इसका एग्जाम्पल है, Der Mann gibt der Frau einen Roman. The man gives the woman a novel. Der Mann का मतलब the man, gibt का मतलब gives, der Frau मतलब the woman, einen Roman मतलब a novel. यहाँ पे जो der Frau है, ये दी फ्राउ यानी द लेडी या द वुमेन का डाटिव केस है. द वुमेन को अगर हम सीधे से ट्रांसलेट करें जर्मन में, द वुमेन को अगर हम सिंपली ट्रांसलेट करें जर्मन में, तो दी फ्राउ होता है, DIE, दी फ्राउ. अब अगर लेकिन हमने इसका डाटिव केस में अगर दी फ्राउ को कन्वर्ट करते हैं तो ये देर फ्राउ हो जाता है. ये जो देर फ्राउ है, ये एक फेमिनिन नाउन का डाटिव केस है. कोई भी फेमिनिन नाउन अगर डाटिव केस में आता है तो वो दी का वो देर हो जाता है. तो उसमें अगर किसी एक फेमिनिन नाउन के लिए अगर हमने देर का यूज किया है, तो आप समझिएगा कि ये एक डाटिव केस है. आखिरी जो केस है वो है गेनेटिव केस. इट इंडिकेट्स दैट वन आइटम बिलोंग्स टू द अदर. ये एक ऐसा केस होता है जिससे हम शो कर सकते हैं कि कोई चीज किसी एक पर्सन को बिलोंग करती है. यानी जैसे मेरी कार, या मेरी हैट, या उस आदमी की कार, या उस आदमी का कोई चीज. तो ऐसी चीज को हम गेनेटिव केस से डिनोट करते हैं. Der Hut des Mannes. The hat, der Hut का मतलब
द हैट एंड दिस मानस मतलब उस आदमी का या उस आदमी की हैट। तो देयर हुड दिस मानस का मतलब होगा द मैन्स हैट। जैसे हम इंग्लिश में अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं ये डिनोट करने के लिए कि कोई चीज किसी एक पर्सन को बिलोंग करती है। जैसे यहाँ पे इंग्लिश में हम लिखेंगे द मैन्स हैट, इसका मतलब हुआ ये जो हैट है ये इस आदमी को बिलोंग करती है। ऐसे ही जर्मन में हम ये गेनिटिव केस यूज करते हैं ताकि हम ये दिखा सकें कि कोई चीज किसी पर्सन को बिलोंग करती है। तो यहाँ पे जो दस मानस है ये देर मैन का गेनिटिव केस है। तो जब किसी एक मैस्कुलिन नाउन का हमने दस यूज किया हुआ है, जो देर मान था वो अगर दस मानस हो गया है तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि ये एक गेनिटिव केस है। नाउ व्हाई आर केसेस इंपॉर्टेंट? केसेस पढ़ने की हमको जरूरत क्यों पड़ी? जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में भी बोला कि केसेस के बलबूते पे ही हम केसेस की वजह से ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि किसी एक सेंटेंस में कौन सा नाउन क्या रोल प्ले कर रहा है। तो जैसे मैस्कुलिन फेमिनिन या नॉइटर नाउन्स होते हैं तो इनका जो आर्टिकल जो हम यूज करते हैं, जैसे फोक्सवागन का दास ऑटो, जो ऑटो का मतलब होता है कार, तो द कार को जैसे दास ऑटो बोलते हैं। और जैसे देर मान यानी द मैन या दी फ्राउ यानी द वुमेन, ये सब नाउन्स का जो आर्टिकल्स हैं, जो आर्टिकल हमने यूज किया है देर दी या दास, ये अलग अलग केसेस में अलग अलग यूज करना होता है। जैसे कि मैस्कुलिन अगर नाउन है तो नॉमिनेटिव में वो देर होता है, एक्कुजेटिव में वो देन हो जाता है। जैसे मैंने कहा था जो रोमान यानी कि जो नॉवेल है, तो अगर देर नॉवेल होगा या सॉरी देर रोमान होगा यानी द नॉवेल, तो वो एक्कुजेटिव केस में देन रोमान हो जाएगा। ऐसे ही अगर डाटिव केस हम यूज करें तो मैस्कुलिन में हमको देम यूज करना पड़ता है, देम देम रोमान। अगर हम डाटिव में यूज कर रहे हैं तो देम रोमान हो जाएगा। ऐसे ही गेनेटिव में देस का यूज किया जाता है। ये जो चीजें हैं ये मैस्कुलिन नाउन्स के लिए हैं। देर नॉमिनेटिव के लिए, देन अक्यूजेटिव के लिए, देम डाटिव के लिए और देस गेनेटिव के लिए। ऐसे ही अगर कोई फेमिनिन नाउन है जैसे दी फ्राउ यानी द वुमेन, वो अगर नॉमिनेटिव में हम यूज कर रहे हैं तो दी फ्राउ होगा। अक्यूजेटिव में अगर हम यूज कर रहे हैं तो दी ही रहेगा। लेकिन अगर डाटिव में हमने यूज किया है एक फेमिनिन नाउन को, तो वो देर हो जाएगा, डी ई एर देर। तो अगर हम किसी फेमिनिन नाउन में अगर हमने देखा है कि किसी सेंटेंस में देर का यूज किया हुआ है, तो आप समझ जाएं कि वो एक डाटिव केस है। डाटिव या गेनेटिव केस हो सकता है, क्योंकि गेनेटिव केस में भी हम फेमिनिन नाउन के लिए देर का ही यूज करते हैं। ठीक है। नॉइटर, तो नॉइटर में जैसे दास ऑटो यानी द कार, फोक्सवागन का आपने सुना होगा दास ऑटो। तो नॉमिनेटिव केस में जो नॉइटर नाउंस होते हैं वो दास रहता है। एक्कुजेटिव में नॉमिनेटिव एक्कुजेटिव में नॉइटर नाउंस का दास ही रहता है। नॉइटर नाउंस जो है वो नॉमिनेटिव और एक्कुजेटिव में दास रहता है। और डाटिव केस में सिर्फ ये देम हो जाता है। तो नॉइटर नाउन जो है वो भी मैस्कुलिन नाउन की तरह डाटिव केस में देम हो जाता है, और गेनेटिव में भी नॉइटर नाउन देस हो जाता है। ठीक है। नाउ द फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन द केस। अब द केस इज डिटरमाइंड बाय द रोल द नाउन प्लेज इन द सेंटेंस। इज इट अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट? There are two more factors which decide what case must be used: the verb and the prepositions in the sentence. हमने अभी देखा कि
जो केस है वो इस चीज से डिटरमाइन करते हैं कि वो नाउन उस सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहा है। वो एक ना वो एक किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा दो और फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम केस कौन सा यूज करना है ये हम डिसाइड कर पाते हैं। तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो वो कि जो नाउन है वो उसका क्या रोल है उस सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है। एक तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। उसके अलावा जो वर्ब है और प्रेपोजिशंस हैं वो भी ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा केस यूज किया जा रहा है। जैसे verbs, the majority of the verbs require the accusative. ज्यादातर verbs accusative केस यूज करते हैं। certain verbs always require the dative. कुछ एक verbs जो होते हैं वो हमेशा dative वो अक्सर dative केस के होते हैं। जैसे helfen, helfen का मतलब होता है मदद करना या हेल्प करना। और गेहोरेन, गेहोरेन मतलब कोई चीज किसी को बिलोंग करती है, कोई चीज किसी की है, तो वो एक वर्ब होता है गेहोरेन। तो ये इन केसेस में हम डाटिव यूज करते हैं। जैसे हेल्फन और गेहोरिन, इनमें हम डाटिव यूज करते हैं। कुछ एक वेरी फ्यू वर्ब्स टेक द गेनेटिव केस। कुछ एक वर्ब्स में गेनेटिव केस भी देखने को मिलता है। जैसे देर मान, हिल्फ्ट, देर फ्राउ। अब यहाँ पे हेल्फन जो एक वर्ब है, हेल्प करना, यहाँ पे ये हमेशा डाटिव होता है। हेल्फन हमेशा डाटिव केस में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखें कि देयर मान मीन्स द मैन, हिल्फ्ट, हिल्फ्ट मतलब हेल्प्स, देयर फ्राउ द वुमेन, द मैन हेल्प्स द वुमेन। यहाँ पे जो दी फ्राउ जो एक फेमिनिन था उसका यहाँ पे देयर फ्राउ हो गया है। तो इसका मतलब ये एक डाटिव केस है फेमिनिन नाउन का। तो जब दी फ्राउ जो एक नाउन होता है वो नॉमिनेटिव और एक्कुजेटिव दोनों में ही दी रहता है। वो देर सिर्फ डाटिव के और गेनेटिव के केस में होता है। तो यहाँ पे ये एक डाटिव केस है क्योंकि हमने हिल्फ्ट यानी हेल्फन वर्ब का यूज किया है। तो यहाँ पे आप समझ जाइए कि ये एक डाटिव केस है। वर्ब्स के अलावा कुछ एक प्रेपोजिशंस भी रहते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन सा केस यूज करना है। सो प्रेपोजिशंस, वर्ड्स सच एज एट, ऑन, टू, फॉर, these require a certain case. Some of these are accusative. For example, durch, durch का मतलब through, या für, für, für का मतलब for। जैसे इंग्लिश में हम for यूज करते हैं वैसे ही हमने जर्मन में für यूज करते हैं। और through किसी चीज के थ्रू जाना, जैसे हम टनल के थ्रू जा रहे हैं या किसी एक गली के थ्रू जा रहे हैं या इस सब के लिए हम डुर्श प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और ये जो प्रीपोजिशंस हैं इनके लिए हम एक्कुजेटिव यूज करते हैं। सम प्रीपोजिशंस टेक द डाटिव। फॉर एग्जांपल मिथ, जैसे हम इंग्लिश में विथ का यूज करते हैं वैसे ही जर्मन में मिथ, MIT, मिथ, इसका यूज किया जाता है। और फ्रॉम का जर्मन में वर्ड जो होता है वो होता है फॉन, फॉन मतलब फ्रॉम। तो इसके लिए हम डाटिव यूज करते हैं। तो मिथ और फॉन, इनके लिए हमेशा हमें डाटिव यूज करना होता है, डाटिव केस। सम ऑफ द prepositions कैन ऑल्सो टेक द गेनेटिव फॉर्म। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है, Ich kaufe einen Roman für meinen Freund। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे मैंने ये एक नॉवेल अपने एक दोस्त के लिए खरीदा। ठीक है, Ich kaufe einen Roman।
रोमान जो है ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि मैं एक नॉवेल को खरीद रहा हूँ तो ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे तो मैंने देर रोमान का देन रोमान लगा दिया। देर रोमान को मैंने एक्विजाटिव केस में देन रोमान या आइनन रोमान करके यूज किया। तो जैसे देन रोमान मतलब द नॉवेल होता है, ऐसे ही आइन का मतलब होता है। तो आइन रोमान या देर रोमान का हम एक्विजाटिव करेंगे तो वो आइनन रोमान या देन रोमान हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो है आइनन रोमान, ये तो एक्विजाटिव हुआ क्योंकि ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब माय फ्रेंड, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ क्योंकि मैं यहाँ पे इसके लिए कोई चीज खरीद रहा हूँ। तो जो चीज खरीदी वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट यानी कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पे इस वजह से ये एक्विजाटिव हुआ। और माइन एंड फ्रेंड ये वैसे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे मैंने देन फ्रेंड यूज किया है या माइन एंड फ्रेंड यूज किया है। यहाँ पे जो एंडिंग है वो ई एन है, तो यानी कि इसमें भी मैंने एक्विजाटिव केस यूज किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रिपोजिशन है फूड, इसके लिए हमें हमेशा एक्विजाटिव केस यूज करना होता है। तो इस वजह से यहाँ पे भी आइनन रोमान ये भी एक एक्विजाटिव केस है, और फुरमाइनन फ्रॉइंड ये भी एक एक्विजाटिव केस है। तो यहाँ पे देखिए दो एक्विजाटिव केस हैं। इसका मतलब हुआ इश कॉफे कॉफे। इश कॉफे मीन्स आई एम बाइंग। आइनन रोमान मीन्स अ नॉवेल। फुर माइनन फ्रेंड मतलब फॉर माई फ्रेंड। सारे केसेस को एक 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 करके डिटेल में देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी नॉमिनेटिव केस। German uses the nominative case if the noun is the subject of the sentence. If the noun is the subject in a sentence, a person or a thing doing the action. For example, der Mann hört Musik. The man is listening to music. यहाँ पे ये देखिए कि म्यूजिक की स्पेलिंग यहाँ पे जर्मन में ऐसे लिखी जाती है, MUSIK। और यहाँ पे जो एक्शन है वो द मैन कर रहा है, देर मान। तो यहाँ पे ये एक नॉमिनेटिव केस हुआ। नाउ द सब्जेक्ट डज नॉट हैव टू बी एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। जो सब्जेक्ट है वो जरूरी नहीं है कि सेंटेंस की बिगिनिंग में ही हो, पर हमें ये देखना है कि जो एक्शन है वो कौन कर रहा है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, मॉर्गन fährt die Klasse nach Berlin. Tomorrow मतलब मॉर्गन, fährt means going to या driving to, die Klasse यहाँ पे die Klasse का मतलब हुआ the class। nach Berlin means tomorrow the class is going to Berlin। कल जो क्लास है वो बर्लिन जा रही है। तो यहाँ पे जो एक्शन है वो कौन कर रहा है? द क्लास। तो यहाँ पे जो दी क्लासें हैं वो एक नॉमिनेटिव केस हुआ। अब हम देखते हैं कि अलग अलग मॉडिफायर्स में नॉमिनेटिव केस की एंडिंग कैसे होती है। जैसे हम इंग्लिश में द, अ, नो, माय या दिस का यूज करते हैं, ऐसे ही जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड्स होते हैं जर्मन लैंग्वेज में वो कैसे होते हैं। जैसे द का अगर यूज करना है तो देर, दी, दास इस टाइप से होता है। जैसे आप यहाँ देखें, द जैसे हमने बोलना हो द मैन या द वुमेन, तो जर्मन लैंग्वेज में जो द का जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो देर, दी या दास हो जाता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द जेंडर ऑफ द नाउन। ठीक है, वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है या नॉइटर है। तो जैसे द मैन का जो कॉरस्पॉन्डिंग जर्मन लैंग्वेज में होगा वो होगा देर मान। ऐसे ही द वुमेन, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग जर्मन में
ट्रांसलेशन होगा वो होगा दी फ्राउ। दी फ्राउ यहाँ पे इसलिए यूज किया गया क्योंकि फ्राउ एक फेमिनिन नाउन है, तो इसलिए फेमिनिन के लिए हम दी का यूज करते हैं। और नॉयटर अगर कोई नाउन है तो उसके लिए हम दास का यूज करते हैं। किंड मतलब बच्चा, तो यहाँ पे दास किंड यूज किया है क्योंकि ये एक नॉयटर नाउन है। ठीक है, अब प्लूरल में हमेशा दी का यूज करते हैं, तो द गेस्ट का मतलब हुआ द गेस्ट को हम जर्मन में बोलेंगे दी गेस्टे, दी गेस्टे। अब इनडेफिनिट मॉडिफायर है, जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश में अ मैन या अ वुमेन या अ चाइल्ड, तो ऐसे ही अ का जो कॉरस्पॉन्डिंग जर्मन लैंग्वेज में मॉडिफायर है वो होता है आइन या आइने। तो हम अगर मैस्कुलिन नाउन है जैसे मैन, तो उसके लिए हम इंडेफिनिट आर्टिकल अ की जगह हम आइन यूज करेंगे, तो अ मैन को हम जर्मन में आइन मान बोलेंगे। ऐसे ही अ वुमेन, जो हम इंग्लिश में अ वुमेन बोलते हैं, ऐसे ही हम जर्मन में आईने का यूज करेंगे, आईने फ्राउ। तो जो दी फ्राउ था वो आईने फ्राउ हो गया। ठीक है, और ऐसे ही जो दस किंड था वो आइन किंड हो गया। और प्लूरल प्लूरल में हम आइन का यूज, सॉरी प्लूरल में हम अ का यूज तो नहीं करेंगे, हम सीधे गेस्टे यूज करेंगे। ठीक है, नेगेटिव मतलब नेगेटिव या नो मीन्स कि कोई आदमी नहीं या कोई औरत नहीं। अगर ऐसा हमें शो करना होता है कि नो मैन या नो वुमेन, जैसे हम इंग्लिश में अगर बोले कि नो वुमेन वॉज देयर या नो मैन केम हेयर, इस टाइप से अगर हमें जर्मन में बोलना हो तो हम काइन या काइने का यूज करते हैं। तो ऐसे ही नॉमिनेटिव केस में अगर हम मैस्कुलिन नाउन है तो काइन मान, अगर फेमिनिन है तो काइने फ्राउ, नॉइटर है तो काइन किंड, और अगर प्लूरल है तो काइने गेस्टे। पजेसिव नाउन, पजेसिव मॉडिफायर, जैसे माय मैन या माय वुमेन या माय चाइल्ड, तो ऐसे हम को अगर जर्मन में बोलना होगा तो हम कैसे बोलेंगे, माइन मान या माइने फ्राउ या माइन किंड, या प्लूरल में अगर यूज करेंगे तो माइने गेस्टे। और ऐसे ही जैसे हम इंग्लिश में दिस यूज करते हैं, तो जर्मन में जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड होता है वो दीजे होता है, दीजे या दीजे। तो ऐसे ही दीजर मैन, दीजर मान या दीजर दीजे फ्राउ या दीजेस किंड या दीजे गेस्टे। तो ये जो केस है, ये जो एंडिंग्स हैं, ये जो आर्टिकल्स हमने यूज किए हैं, तो ये सब हमको याद करने रहेंगे कि नॉमिनेटिव केस में जो नाउंस हैं उसके लिए हमको कौन सा मॉडिफायर यूज करना है, उसकी क्या एंडिंग होगी, ये हमको याद करना होगा। सभी सभी टाइप के जो नाउंस हैं, जैसे वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है या नॉइटर है, तो उसके हिसाब से हमें ये सारी चीजें याद करनी होंगी। तो नॉमिनेटिव केस आफ्टर साइन, आफ्टर जाइन एंड वर्डन। जो जाइन और वर्डन जो केस, जो वर्ब्स होते हैं उसके लिए हम नॉमिनेटिव केस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, वी आल्सो यूज द नॉमिनेटिव केस आफ्टर जाइन। जाइन मतलब टू बी, एंड वर्डन मतलब टू बिकम। तो ये अगर दोनों हम यूज कर रहे हैं वर्ब्स जाइन या वर्डन, तो उसके लिए हमें नॉमिनेटिव केस यूज करना होगा। जैसे Er ist ein interessanter Mann, interessanter Mann। Er ist जो है वो जाइन का प्रेजेंट फॉर्म हो गया। ein interessanter Mann मीन्स एन इंटरेस्टिंग मैन। तो यहाँ पे जो केस है वो है एक नॉमिनेटिव केस। तो ये इस जो है ये जाइन का प्रेजेंट फॉर्म है, तो इसके लिए हम इसमें नॉमिनेटिव केस यूज करेंगे। इज
Es wird ein schöner Tag. Es wird ein schöner Tag. तो ये जो वर्ड है ये वर्डन का एक कह सकते हैं कि फ्यूचर टेंस हो गया कि इट विल बी अ ब्यूटीफुल डे। तो इसमें भी हम जो है नॉमिनेटिव केस का यूज करेंगे। सो समटाइम्स वी डू नॉट हैव टू यूज दीज इंडेफिनिट आर्टिकल्स। कभी कभी हमें बिना किसी डेफिनेट इंडेफिनिट आर्टिकल्स के भी हम इन सब वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। जैसे er ist Ingenieur, he is an engineer, या sie wird Lehrerin, word Lehrerin मतलब she is going to become a teacher, Lehrerin मतलब female teacher, their Lehrer मतलब male teacher और die Lehrerin मतलब female teacher। Now accusative case, German uses the accusative case when the noun is the direct object or the receiver of the action in the sentence. For example, their man kauft den computer। जो their computer DER their computer जो है वो यहाँ पे accusative form में then computer हो गया है, क्योंकि उसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है। जो खरीदने का जो एक्शन है, सो द एक्शन ऑफ परचेजिंग, द एक्शन ऑफ बाइंग समथिंग, सो वो एक्शन जो है वो उस कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म किया जा रहा है। तो ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, देर मान क्वाइफ्ट देन कंप्यूटर। तो इस वजह से ये एक एक्यूजेटिव केस हो गया। यहाँ पे देखिए ये जो केस एंडिंग्स हैं वो लगभग वैसी ही हैं जो नॉमिनेटिव केस में थी, सिवाय मैस्कुलिन के, सिवाय मैस्कुलिन नाउंस के। तो जैसे मैस्कुलिन नाउंस का नॉमिनेटिव केस में देर मान या आइन मान था, तो वो यहाँ पे एक्स्ट्रा एन लग गया है, आर की जगह एन आ गया है। तो जैसे जो देर कंप्यूटर था वो देन कंप्यूटर हो जाता है, जो देर मान था वो देन मान हो जाता है, जो अ मैन था वो आइनन मान हो जाता है, नो मैन वो काइनन मान हो जाता है, माई मैन वो माइनन मान हो जाता है, और दिस मैन वो दीजन मान हो जाता है। तो यहाँ पे जो नॉमिनेटिव केस थे, जो नॉमिनेटिव केस था लगभग वैसी ही सारी फेमिनिन नॉइटर और प्लूरल के लिए वो सारी ही आर्टिकल्स सेम टू सेम हैं। तो सिर्फ मैस्कुलिन में चेंज हुआ है, तो सिर्फ मैस्कुलिन नाउन में एक्यूजेटिव में चेंज आ जाता है, बाकी सारे नाउन्स वैसे के वैसे ही रहते हैं जैसे नॉमिनेटिव में थे। तो कुछ एक एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जो देर स्टूल था वो देन स्टूल हो गया, इश कैफे देन स्टूल, दी सीडी, सीडी को अगर हम जर्मन में बोलना होगा तो दी सेडे बोलेंगे, एर होट दी सेडे। तो यहाँ पे चूंकि ये नॉमिनेटिव है, नॉमिनेटिव में जो फेमिनिन नाउन है वो वैसा का वैसा ही रहता है, जैसे सॉरी यहाँ पे ये एक एक्यूजेटिव है, ठीक है। तो नॉमिनेटिव में जो दी सेडे था वो एक्यूजेटिव में भी दी सेडे ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही दस ऑटो मीन्स द कार, वो एक्यूजेटिव में भी दस ऑटो ही रहेगा। फेर्स दू दस ऑटो, क्या तुम वो गाड़ी चलाते हो, क्या तुम गाड़ी चलाते हो। देर ब्रूडर मीन्स द ब्रदर। अब ये जैसे देर स्टूल का देन स्टूल हो गया था एक्यूजेटिव में, ऐसे ही देर ब्रूडर जो नॉमिनेटिव में देर ब्रूडर है वो एक्यूजेटिव में देन ब्रूडर हो जाएगा। जी फर्मिस्ट इरिन ब्रूडर, शी मिसेस हर ब्रदर। यहाँ पे जो फर्मिस्ट जो एक वर्ब है वो किसके ऊपर किया जा रहा है, ब्रदर के ऊपर। तो यहाँ पे ये एक्यूजेटिव केस हो गया, तो इस वजह से जो देर ब्रूडर था वो बदल के देन ब्रूडर हो गया। ये ईयर मतलब हर, तो यहाँ पे
इसका जर्मन में कॉरेस्पॉन्डिंग इसका मतलब हो गया शी मिसेस हर ब्रदर, वो अपने भाई को मिस कर रही है। तो ये एक एक्यूजेटिव केस का एग्जांपल हो गया। Accusative case after most verbs. Majority of German verbs which can take a direct object take the accusative form. Accusative case after prepositions. So we can also use accusative case after certain prepositions. कुछ एक prepositions ऐसे होते हैं जिनके लिए हम हमेशा accusative का यूज करते हैं। अब देखते हैं वो कौन कौन से ऐसे prepositions होते हैं जिनके लिए हम accusative का यूज करते हैं। Bis means until, durch means through, für means for, gegen मतलब against, ohne means without, मतलब around या at। ये जो सारे prepositions हैं इनके लिए हम हमेशा accusative केस का यूज करते हैं। इसके कुछ एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। Wir fahren durch Wir fahren gerade durch einen Tunnel. Wir इसका मतलब क्या हुआ? We are we are driving right now through a tunnel. यहाँ पे durch जो preposition है उसके लिए हमें accusative का यूज करना है। तो जो their tunnel है means the tunnel, इसका हम then tunnel करके यूज करेंगे क्योंकि ये एक accusative केस है। तो जो their tunnel था वो अब बदल के then tunnel हो गया है। और जैसे ein मतलब तो जो ein tunnel था वो einen tunnel हो गया है। ऐसे ही जो अगला एग्जांपल है arbeitest du für die Firma। arbeit मतलब काम, du मतलब you, für मतलब for, die Firma मतलब the company। तो arbeitest du für die Firma इसका मतलब हुआ कि क्या तुम कंपनी के लिए काम करते हो? डू यू वर्क फॉर द कंपनी? तो यहाँ पे फूर जो था ये एक यहाँ पे जो फूर है ये एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसके लिए हमें एक्कुजेटिव का यूज करना है। तो दी फिर्मा जो कि नॉमिनेटिव के जो कि नॉमिनेटिव केस में दी फिर्मा ही होता है, उसका अगर हमने एक्कुजेटिव किया तो वो दी फिर्मा का दी फिर्मा ही रहेगा क्योंकि फीमेल जो फेमिनिन नाउंस होते हैं उसका एक्कुजेटिव केस में दी ही रहता है, दी ही यूज करते हैं। तो नॉमिनेटिव और एक्कुजेटिव में दोनों में ही जो फेमिनिन नाउंस होते हैं उनका सेम ही आर्टिकल यूज किया जाता है। Er ist gegen das Angebot। यहाँ पे भी देखिए जो das Angebot जो नॉइटर नाउन है वो एक्कुजेटिव केस में भी das Angebot ही रहा। तो gegen का मतलब अगेंस्ट। Er ist gegen Er ist gegen das Angebot means he is against the offer। तो यहाँ पे देखें कि जो गेगन मतलब अगेंस्ट हुआ तो ये हमने यहाँ पे हमने एक्कुजेटिव केस ही यूज किया है। तो चूंकि नॉइटर नाउन है दास आंगेबोट, इसका भी जो एक्कुजेटिव केस है उसमें सेम टू सेम दास ही यूज करते हैं। तो इसलिए दास आंगेबोट का दास आंगेबोट ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आया एक्कुजेटिव केस में। Sie kommt ohne ihren Freund means she is coming without her friend। यहाँ पे जो their friend था उसका then friend हो गया क्योंकि ये ohne का मतलब without, और ये इस preposition के लिए हमें accusative यूज करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे their friend की जगह then friend यूज करेंगे। तो जैसे
ईयर का मतलब हर। तो यहाँ पे हमने एक्विजाटिव केस जो लिया है देर फ्राइंड का, तो वो हो गया है देन फ्राइंड। तो इसका मतलब हुआ कि जी कॉम्ट ओने ईरन फ्राइंड, इसका मतलब हुआ कि शी इज कमिंग विदाउट हर फ्रेंड। तो यहाँ पे देर फ्राइंड जो था वो देन फ्राइंड, यानी कि ये जो मैस्कुलिन नाउन है देर फ्राइंड, इसका एक्विजाटिव केस हो गया, तो देन फ्राइंड हो गया। Now, there can be cases where there are more than one accusatives in a sentence. The use of accusative case is determined not only by the noun being the direct object but also by the verbs and some prepositions. It is therefore possible for there to be more than one accusative form in a sentence. इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक्विजाटिव केस है, वो एक इस चीज से तो हम डिसाइड करते ही हैं कि क्या वो जो नाउन है, क्या वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसके अलावा कुछ और चीजें भी होती हैं जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि वो एक्विजाटिव केस है या नहीं। वो जो फैक्टर्स होते हैं, वो होते हैं कुछ वर्ब्स और कुछ prepositions. So it is also so therefore it is possible for there to be more than one accusative form in a sentence. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो तो हम देख ही रहे हैं ये डिसाइड करने के लिए कि वो कौन सा केस है। उसके अलावा कुछ एक जो वर्ब्स और prepositions होते हैं, वो वो हमें बताते हैं कि वो कोई नाउन एक्विजाटिव है या नहीं। तो इसके लिए हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स का भी ध्यान रखना होगा, और इसके अलावा कुछ एक वर्ब्स और prepositions जो हैं उनका भी ध्यान रखना होगा। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इश इश sehe den Jungen ohne seinen Mantel means I see the boy without his coat। यहाँ पे इश सेहे जो एक वर्ब है वो किसके लिए हो रहा है? देन यूंगन मीन्स द बॉय पे। तो ये तो एक्यूजेटिव हो गया, ये तो हमने देर यूंगे को देन यूंगन कर दिया, क्योंकि ये हमने इसको एक्यूजेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर देर मांटल था, देर मांटल मतलब द कोट, उसको हमने जब हमने ये देखा कि ये एक ओने जो है प्रेपोजिशन यूज किया जा रहा है, तो उसको इस वजह से हमने इसको भी एक्कुजाटिव में कन्वर्ट कर दिया। तो जो देर मांटल था वो देन मांटल हो गया। तो इस वजह से यहाँ पे हमने देर यूंगे और देर मांटल दोनों के लिए ही एक्कुजाटिव का यूज किया है। तो यहाँ पे जो वर्ड जो सेंटेंस बना वो ही बन गया इश जेहे den Jungen ohne seinen Mantel। इसका एक और एग्जांपल है, Wir kaufen einen Tisch und einen Schrank für deinen Vater means we are buying a table and a wardrobe for your father। यहाँ पे देखें कि कोएफेन मतलब खरीदना। तो कोएफेन जो एक वर्ब है वो एक आइनियन टिश मतलब देयर टिश यानी द टेबल उसके ऊपर किए जा रहा है। तो ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और आइनियन शांक मतलब अ वार्डरोब अलमारी, तो ये भी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि इसको भी परचेज किया जा रहा है। तो ये सेकंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे चूंकि हमने फूर का यूज किया है, तो इस वजह से हमें जैसे कि मैंने पिछले कुछ एक, इसी वीडियो में कुछ एक मिनट पहले मैंने बताया था कि जो फूर जो प्रीपोजिशन होता है उसके लिए हमें हमेशा एक्कुजाटिव का यूज करना होता है। इस वजह से यहाँ पे जो देर फाटर था, या जिसको हम
अगर बोलना चाहें तो दाइन फाटर मतलब योर फादर, तो उसको हमें एक्कुजेटिव में कन्वर्ट कर दिया तो वो दाइनन फाटर हो गया। तो एक्कुजेटिव फॉर्म में जो देयर फाटर था वो दाइनन फाटर बन गया। जो दाइन फाटर मतलब योर फादर था वो दाइनन फाटर बन गया एक्कुजेटिव फॉर्म में। तो जैसे देयर फाटर का देन फाटर हो जाता है, ऐसे ही दाइन फाटर मीन्स योर फादर, इसका दाइनन फाटर बन गया। ठीक है, ये फाटर मतलब फादर, इसको वाटर नहीं बोलना, इसको फाटर बोलना, क्योंकि ये फाउ अल्टा फाउ बुक शाबे है। तो इसे इसलिए हमें हमेशा कोई वर्ड अगर वी से शुरू हो रहा है तो उसे हमें फ प्रोनाउंस करना है। Now let's come to the dative case, means indirect object. Dative case is used mainly for the indirect object, that is, a person or thing to whom or to which something is done. Der Lehrer gibt der Frau ein Buch. The teacher gives the woman a book. यहाँ पे देखें कि जो देर लेरर था वो तो नॉमिनेटिव है क्योंकि वो उस एक्शन को कर रहा है। अब यहाँ पे देर फ्राउ मतलब जो द वुमन है वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी द बुक को रिसीव कर रही है। तो जो चीज़ मूव कर रही है मतलब जो बुक है वो उस टीचर के पास में से उस वुमेन के पास आ रही है। तो जो चीज़ मूव मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जी जो चीज़ मूव नहीं कर रही है मीन्स द वुमेन, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो इस वजह से जो दी फ्राउ जो नॉमिनेटिव केस में दी फ्राउ होता है वो डाटिव केस में देर फ्राउ बन गया। ठीक है, तो इस वजह से ये जो सेंटेंस बना वो ऐसा बना कि देर लेरर गिफ्ट देर फ्राउ ein बुक। जो केस जो आर्टिकल्स यूज किए जाते हैं डाटिव केस के लिए वो एक्कुजेटिव केस से काफ़ी अलग हैं। जैसे मैस्कुलिन में देम यूज किया जाता है, देम मान। जो देर मान था वो नॉमिनेटिव केस में जो देर मान था या द मैन, वो डाटिव केस में देम मान बन गया। ठीक है, ऐसे ही जो दी फ्राउ था नॉमिनेटिव केस में मींस द वुमेन, वो डाटिव केस में देर फ्राउ बन गया। जो दास किंड था नॉमिनेटिव में मींस द चाइल्ड, वो डाटिव केस में देम किंड बन गया। और जो प्लूरल केस था उसमें देखें कि देन गेस्टन हो गया। जो दी गेस्टे था वो देन गेस्टन हो गया। ऐसे ही अगर हम इंडेफिनिट मॉडिफायर जैसे का यूज करना अगर हो तो हो जाएगा आइनम मान, ऐसे ही आइनर फ्राउ, आइनम किंड और गेस्टन। नो का अगर हम यूज कर रहे हैं मतलब कोई भी नहीं तो काइनम मान, ऐसे ही काइनर फ्राउ, काइन मतलब नो बडी या नो वन, काइनम किंड, काइनन गेस्टन। पजेसिव आर्टिकल मीन्स माय, तो उसको अगर हमें जर्मन में यूज करना होगा तो माय का जो कन्वर्जन होता है वो माइन होता है। तो माइन प्लस ये जो आखिरी का जो एंडिंग है ई एम, तो ये हो जाएगा माइनम मान। ऐसे ही माइनर फ्राउ, माइनम किंड, माइनन गैस्टन। और जैसे इंग्लिश में हम दिस का यूज करते हैं THIS, ऐसे ही जर्मन लैंग्वेज में DIES का यूज करते हैं। तो डाटिव केस में जो मैस्कुलिन नाउन है वो हो जाएगा दीजेम मान, जो फेमिनिन नाउन है वो हो जाएगा दीजेर फ्राउ, नॉइटर हो जाएगा दीजेम किंड और प्लूरल हो जाएगा दीजन गेस्टन। नाउ
Let's look which verbs require the dative case. कुछ एक ऐसे verbs होते हैं जिनके लिए हमें dative case यूज करना होता है. ठीक है, तो वो verbs कौन कौन से होते हैं? Helfen means to help. Danken मतलब to thank, किसी को धन्यवाद कहना, वो danken होता है. Gehören means to belong to, कोई चीज अगर किसी को belong करती है तो उसके लिए हम gehören verb का यूज करते हैं. और folgen मतलब फॉलो करना, किसी का पीछा करना. ये ऐसे सारे वर्ब्स हैं जिनके लिए हमें हमेशा डाटिव केस यूज करना रहता है. ठीक है. देर मान, जैसे देर मान का मतलब हुआ द मैन. तो अगर मैं फॉल्गन वर्ब यूज कर रहा हूं तो मुझे हमेशा इसके लिए डाटिव केस यूज करना पड़ेगा. तो जो देर मान था वो डाटिव केस में देम मान हो गया. तो अगर मैं बोल रहा हूं कि आई एम फॉलोइंग द मैन, तो मुझे जर्मन में अगर बोलना होगा तो मैं बोलूंगा इश फॉलगे देम मान. देम मान क्योंकि ये एक डाटिव फॉर्म है देर मान का. दस किंड, जो नॉइटर में जो दस किंड होता है, तो अगर हमें डाटिव केस में अगर यूज करना होगा तो वहां हम देम किंड यूज करेंगे. दांके, यहाँ पे देखिए, दांके एक ऐसा वर्ब है जो जिसके लिए हमेशा डाटिव यूज करना है. ठीक है. तो अगर मुझे डाटिव यूज करना है दांके के लिए तो मैं दस किंड को देम किंड बोलूंगा. ठीक है. तो आई एम थैंकिंग द चाइल्ड. इश मतलब आई, दांके मतलब थैंक, देम किंड मतलब द चाइल्ड. द चाइल्ड या दस किंड का ये डाटिव फॉर्म हो गया. नाउ देयर आर सम प्रोपोजिशंस व्हिच रिक्वायर द डाटिव केस. कुछ एक ऐसे प्रोपोजिशंस होते हैं जिनके लिए हमेशा हमें डाटिव केस यूज करना रहता है. Aus means from या out of. Mit means with या by. जैसे हम means of transport में by का यूज करते हैं इंग्लिश में, तो वैसे ही हम जर्मन में mit का यूज करते हैं. Zu means to. Außer means apart from, इन सब चीजों के अलावा, means außer. Nach means बाद में, after या to. Von या von का मतलब हुआ from. By means at या near. Seit means since. जैसे हमें बोलना हो कि seit since 2020 तो हम बोलेंगे seit 2020 या seit 2020. Gegenüber means opposite direction में, किसी चीज के opposite direction में अगर हम हैं तो उसको बोलना, उसको लिए हम वर्ड यूज करेंगे gegenüber. ये ऐसे सारे prepositions हैं जिसके लिए हम dative केस यूज करते हैं. Er kommt aus der Türkei means he is coming from Turkey. टर्की का स्पेलिंग जर्मन लैंग्वेज में ऐसा यूज किया जाता है. ये जो दी तुर्काई बोलते हैं टर्की को, दी तुर्काई, तो ये डाटिव केस में देर तुर्काई हो गया. Ich arbeite bei der Firma. I work for the company. तो जो दी फिर्मा था वो देर फिर्मा हो गया, क्योंकि ये डाटिव केस में जो दी है वो देर हो जाता है. तो ich arbeite bei der Firma. Ich fahre mit dem Auto. फारे मतलब ट्रेवल, और मिथ देम ऑटो मतलब बाय द कार. तो जो 10 ऑटो था वो डाटिव केस में देम ऑटो बन गया. nach der Arbeit gehe ich einkaufen. Nach der Arbeit means after the work. Gehe ich einkaufen means I will go to shopping.
तो इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर द वर्क आई विल गो टू शॉपिंग। तो यहाँ पे मैंने डाटिव केस यूज किया है नाख देर अरबाइट में। तो जो दी अरबाइट था वो डाटिव केस में देर अरबाइट हो गया। नाउ let's see the cases where we have more than one dative in a sentence. So the dative can be governed by the verb or a preposition. So that's why it's not uncommon for it to appear more than once in a sentence or clause. तो dative जो है वो ये भी indirect object के लिए तो हो ही सकता है, उसके अलावा कुछ एक verbs और prepositions होते हैं जो वो हमें dative केस में यूज करने होते हैं। जैसे Ich helfe dem Jungen mit seinem Mantel मीन्स जो देर युंगे था उसका डाटिव केस में देम युंगेन हो गया। और यहाँ पे जो मिथ हमने यूज किया तो इसलिए हमें फिर से डाटिव केस यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए हम जो देर मांटल मीन्स द कोट होता है उसका हमने डाटिव फॉर्म यूज किया देम मांटल। Sie folgen dem Mann und dann der Frau mit ihren Freunden. They follow the man and then the woman and her friends. यहाँ पे देखें कि जो फॉल्गन जो वर्ब है उसके लिए हमें डाटिव यूज करना है। तो हमने देम देर मान और दी फ्राउ का डाटिव यूज किया। तो यहाँ पे देर मान जो था वो देम मान हो गया। ऐसे ही जो दी फ्राउ था वो देर फ्राउ हो गया। उसके अलावा जो फ्रेंड्स थे मिथ ईरन फ्रॉइंडन, तो जब हमने मिथ जो प्रिपोजिशन यूज किया तो इसके लिए हमेशा हमें डाटिव ही यूज करना है। तो इसलिए हमने ईयर फ्रॉइंडन मतलब हर फ्रेंड्स उसका हमने डाटिव फॉर्म यूज किया। तो डाटिव फॉर्म ईयर ईयर फ्रॉइंड का जो डाटिव फॉर्म है ईयर फ्रॉइंडे का जो डाटिव फॉर्म है तो वो ईयर फ्रॉइंडन हो गया। तो इसलिए यहाँ पे देखें कि तीन तीन डाटिव फॉर्म्स हो गए, देम मान, देर फ्राउ और ईरन फ्रॉइंडन। अब आ जाते हैं आखिरी केस पे जो कि है गेनेटिव केस। गेनेटिव केस इज यूज्ड टू इंडिकेट पोजेशन और ओनरशिप। इसका मतलब ये हुआ कि ये केस हमें ये दर्शाता है कि कोई चीज किसी व्यक्ति की है या कोई चीज किसी दूसरी चीज को बिलोंग करती है। जैसे das ist die Tasche माइनस फाटर्स। यहाँ पे माइनस माइनस फाटर्स जो है ये गेनेटिव केस है। तो यहाँ पे जो माइन फाटर था उसको माइनस फाटर्स यूज किया गया है ये दर्शाने के लिए कि ये जो दी ताशे हैं, दी ताशे मतलब द बैग, वो माय फादर यानी माइन फाटर को बिलोंग करता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि दिस इज द बैग ऑफ माय फादर या दिस इज माय फादर्स बैग। जैसे हम इंग्लिश में अपोस्ट्रोफी और एस यूज करते हैं ये दिखाने के लिए कि कोई चीज किसी को बिलोंग करती है, ऐसे ही हम जर्मन में गेनेटिव केस यूज करते हैं। Das ist das Auto meiner Tante, meiner Tante means that is my aunt's car। जो दी तांते जो दी तांते होता है उसको अगर हम गेनेटिव केस में कन्वर्ट करेंगे तो वो देर तांते हो जाएगा। तांते मतलब आंट, आंटी। और ये जो गेनेटिव केस में जो अलग अलग नाउंस का जो एंडिंग्स है वो इस तरीके से होता है। जो देर मान था वो देस मानस हो जाता है। दी फ्राउ
उसका देर फ्राउ हो जाता है। जो das Kind था उसका des Kindes हो जाता है। जो दी गेस्टे यानी जो प्लूरल था उसका देर गेस्टे हो जाता है। ऐसे ही जो अ मैन था उसका ein अ मैन यानी ein मान उसका eines मानस हो जाता है। जो eine फ्राउ जो नॉमिनेटर में हमने eine फ्राउ यूज किया था उसका गेनेटिव में einer फ्राउ हो गया। ऐसे ही ein Kind जो नॉमिनेटर में हमने ein Kind यूज किया था उसका गेनेटिव में eines Kindes कन्वर्जन हो गया। ठीक है। ऐसे ही माइनस मानस, माइनर फ्राउ, माइनस किंडेस और माइनर गैस्टे। So when an S is added to masculine or neuter nouns, there is no apostrophe in German. ठीक है। जैसे हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि das ist Peters Buch, मतलब that is Peter's book। जैसे हम इंग्लिश में एक अपोस्ट्रोफी और एस लगा देते हैं, अगर हमें जर्मन में वो चीज़ लिखनी हो तो हमें उसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि दास इस्ट पेटर्स, जो भी व्यक्ति जिसको वो चीज़ बिलोंग कर रही है उसके आगे एक एस लगा दिया और फिर उस चीज़ का नाम या उस जो भी आर्टिकल है या सॉरी जो भी ऑब्जेक्ट है उसका फिर नाम आ जाएगा। तो दास इस्ट पेटर्स बुक। अब गेनेटिव केस जो है कुछ एक प्रीपोजिशंस में भी यूज किया जाता है। द गेनेटिव केस आफ्टर प्रीपोजिशंस। सो देयर आर सर्टेन प्रीपोजिशंस व्हिच टेक द गेनेटिव केस। ट्रॉट्स मींस डिस्पाइट। डिस्पाइट मतलब किसी चीज के बावजूद। ट्रॉट्स। वेरेंड मतलब ड्यूरिंग, किसी चीज के दौरान। वेगन मींस बिकॉज ऑफ समथिंग। अनस्टार्ट मींस इंस्टेड ऑफ, किसी चीज के अलग, किसी चीज के अलावा। मींस जैसे ए की जगह अगर हमने बी यूज करना है तो हम anstatt यूज करेंगे। ये वो सारे केसेस हैं, ये वो या वो सारे प्रोनाउंस हैं जो अगर हम कभी भी यूज करते हैं तो उसके लिए हमें गेनेटिव केस यूज करना पड़ता है। जैसे während seiner Zeit या trotz ihres hohen Alters। während seiner Zeit means during his time। तो जो जाइट जो होता है वो दी साइट होता है। तो जो दी साइट जो था वो अब यहाँ पे बदल के देयर जाइट हो गया है क्योंकि ये एक गेनेटिव केस है। तो वेरिएंट के लिए हमने गेनेटिव केस यूज किया, मींस ड्यूरिंग, ड्यूरिंग हिज टाइम। वेरिएंट जाइनर जाइट मतलब ड्यूरिंग हिज टाइम। ट्रॉट्स इरेस होइन अल्टर्स मींस डिस्पाइट his high age या डिस्पाइट हर हाई एज। तो यहाँ पे भी हमने जो है गेनेटिव केस का यूज किया है। Now, in spoken German, genitive is considered old-fashioned and it is often replaced by von plus dative। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन में तो हम हमेशा गेनेटिव ही यूज करते हैं, पर आम बोलचाल की भाषा में कई बार गेनेटिव को थोड़ा सा ओल्ड फैशन कंसिडर किया जाता है और इसका एक ऑल्टरनेट होता है कि हम फॉन प्रीपोजिशन का यूज करें प्लस डाटिव का यूज करें। तो जैसे अगर हमने गेनेटिव फॉर्म यूज किया है कि दस इस्त, दस ऑटो माइनस ब्रूडर्स, तो जो माइन ब्रूडर था उसका गेनेटिव फॉर्म हो गया माइनस ब्रूडर्स। इससे अगर इसे हम चाहें तो फॉन के साथ में, मतलब माइनस ब्रूडर्स की जगह हम फॉन और माइनस ब्रूडर या माइन ब्रूडर का जो डाटिव फॉर्म है वो भी यूज कर सकते हैं। तो वो कैसे हो जाएगा कि दस ऑटो तो सेम ही रहा, लेकिन उसके बाद में माइनस ब्रूडर्स गेनेटिव की जगह
फोन, यानी ये फोन आ गया, और डाटिव फॉर्म आ गया माइन ब्रूडर का, तो वो हो गया फॉन माइनम ब्रूडर। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में जो है ये गेनेटिव फॉर्म है, जो कि जिसका मतलब हुआ कि दैट इज द ऑटो, या दैट इज द कार ऑफ माई ब्रदर, दैट इज माई ब्रदर्स कार। और यहाँ पे जो है ये दस इज द ऑटो, और उसके बाद में फोन आ गया और डाटिव फॉर्म आ गया, देयर ब्रूडर, यानी द ब्रदर का डाटिव फॉर्म हो गया देम ब्रूडर या माइनेम ब्रूडर। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम पोजेशन को या कोई चीज किसी को बिलोंग करती है, ये हम दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों अब समय आ गया है आपसे अलविदा लेने का। वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन उम्मीद है कि जर्मन केसेस का कंसेप्ट्स आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गए होंगे। आने वाले वीडियोस में आपके सारे कंसेप्ट्स में और अच्छे से क्लियर करूंगा, और हम बहुत सारी ग्रामेटिकल एक्सरसाइजेस भी करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। चूस।